नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम में संप्रति हम सब लोग जानते हैं कि पूरा देश आजकल आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज़ादी हासिल किए हुए 74 साल हो चुके और 75वें साल में हम सब लोग इस बात को रिकॉल कर रहे हैं कि यह आज़ादी हमें कैसे मिली, किस तरह के सपने हमारे पूर्वजों ने देखे थे भारत के लिए, कहाँ तक हमने उपलब्धियाँ हासिल की हैं और क्या सपना देखा है आने वाले 50 सालों में भारत का। तो आज के कार्यक्रम में भी इसी विषय पर बात करना चाहते हैं और इस पर बात करने के दो खास मेहमानों को हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है। हम स्वागत करते हैं जयनंदू जी का, जो झारखंड खादी बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष हैं, और प्रदीप सिन्हा जी का, जो भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के प्रवक्ता हैं। आप दोनों ही लोग हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। हम लोग एक आज़ादी के अमृत महोत्सव पर पिछले 4-5 एपिसोड से बातचीत कर रहे हैं और इसके बहाने ये कोशिश कर रहे हैं कि यह जान सके कम से कम झारखंड जैसे जो प्रदेश हैं छोटे, जहाँ पे ज़्यादातर आदिवासी लड़ाके थे और जो 1857 के विद्रोह के पहले भी कई सारे विद्रोह यहाँ से हुए, तो इन सब चीज़ों को रिकॉल इन एपिसोड्स के बहाने कर रहे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आज के मौके पे जब हम 75वें साल में आज़ादी के जो झारखंड के इलाके के आदिवासी लड़ाके हैं, उनको किस तौर पे याद करना चाहेंगे आप? देखिए, झारखंड जो पहले बिहार का एक हिस्सा हुआ करता था और ये जो इलाका भूभाग था, ये आंदोलनकारियों क्रांतिकारियों की भूमि रही। और यही कारण था कि आज़ादी के पहले जो यहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ रामगढ़ में, वो पहला अधिवेशन था और शायद अंतिम अधिवेशन था जिसमें देश के सारे शीर्ष उस समय के नेता, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हों, सारे शीर्ष नेता उपस्थित थे। और उसके बाद तो एक ऐसा आंदोलन आया कि यहाँ हर गांव, हर घर, हर मोहल्ला, हर जिला में स्वतंत्रता सेनानियों की फौज लग गई। और आज़ादी के बाद भी इसी का अनुसरण करते हुए विनोबा जी ने पदयात्रा किया और विनोबा जी पदयात्रा करते हुए सबसे अधिक भूमि उनको झारखंड के इलाके में मिली। भूदान आंदोलन का एक ही महाधिवेशन हुआ, वो चांडिल में हुआ जी। तो चांडिल में हुआ और विनोबा जी वहीं बीमार पड़ गए। और विनोबा जी, बहुत कम लोगों को पता होगा कि 2 महीना वहीं रहे, बीमार पड़ गए खेतान जी के आवास में। तो ये हमारी भूमि रही है। आज़ादी के पहले भी 1857 में हमारे यहाँ, 1857 के पहले भी जाएंगे तो संथाल विद्रोह हुआ है। बिरसा मुंडा जी 1857 में। अब देश के जितने भूभाग से, चाहे वीर कुंवर सिंह हों, इस इलाके से हमारे बिरसा मुंडा जी हों, तो बहुत सारे विभूति पैदा लिए और देश के आज़ादी में उनका योगदान था। यहाँ तक कि देश ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये तो खादी मैं खादी से जुड़ा हुआ इसलिए बताना चाहता हूँ कि खादी मेरा एक बहुत बड़ा हथियार था आज़ादी के समय। यही चरखे, यही करघे। और राजेंद्र बाबू इस बिहार के एजेंट थे, एजेंट कहलाते थे उस समय। जो अध्यक्ष होते थे एजेंट कहलाते, राष्ट्रीय एजेंट हमारे अध्यक्ष कहिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। और इस अपर बाजार के पगडंडियों में और खादी का जो शुरुआत झारखंड में हुआ जी 1928 में, वो राजेंद्र बाबू का देन है। तो एक इस भूमि का चयन जो है इस रूप में किया गया। हमारे कुल्हान में जाएंगे, हमारे संथाल में जाएंगे, हमारे मुंडारी क्षेत्रों में जाएंगे, तो सभी जगहों पर, और ख़ास करके जनजाति इलाके के जो हमारे अग्रणी लीडर थे। और सबसे बड़ी बात है कि इतने अनुयायी निकले कि गांधी जी के आह्वान पर हमारे टाना भक्तों ने, ये देश का बहुत बड़ा मिसाल आज भी है कि सब लोग छोड़ दिया, सब अनुसरण करना भूल गए, धीरे धीरे लुप्त हो रहा है सारी चीज़ें। ये हमारे टाना भगत आज भी जीवंत हैं, आज भी जीवंत रखे हुए हैं, आज भी घंटी बजाते हैं, मदिरा मांस सेवन नहीं करते हैं, अपना सूत, अपना कपड़ा बना के स्वयं पहनते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और 4 बजे भोर में प्रार्थना करते हैं। तो ये सबसे बड़ा लगता है कि हमारा इस सिम्बॉलिक ही नहीं, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए, उनके जो बच्चे हैं उसको भी बतलाते हैं। और आज ये ज़रूरत भी है कि हम सबको ये 75वीं वर्षगांठ जो हम मना रहे हैं पूरे देश में, ये प्रखंड स्तर, गांव स्तर पर हमारे इस तीसरे जनरेशन को बताने की ज़रूरत है। हम नहीं बताएंगे तो लोग कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे कि हमारे कितने त्याग और तपस्या करके लोगों ने इस देश को आज़ादी दिलाई। कितने वर्ष गुलाम रहे, सैकड़ों वर्ष तो गुलामी के बाद हम आज़ाद हुए।
और आज़ादी में जो हमें हासिल हुई उसको अक्षुण्ण रखना है, बरकरार रखना है। तो ये आवश्यक है कि अपने आने वाली पीढ़ी को इस तरीके के संदेश दूरदर्शन के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से, जन संवाद के माध्यम से, सरकार को भी अपने स्तर से एक भागीदार के रूप में इसको प्रसारित करना चाहिए और जो लोग इसमें लगे हुए हैं उनको प्रोत्साहित भी करना चाहिए। अब 75वीं वर्षगांठ है, हम 75 गाँवों का सिलेक्शन कर सकते हैं। देश में 75,000 गाँवों का सिलेक्शन हो सकता है, 75 जिलों का हो सकता है, 75 ब्लॉक का हो सकता है, 75 पंचायतों का हो सकता है हर जिले में। इस तरीके से क्रमवार जब बनेगा कि हम इसका सर्वांगीण विकास करेंगे, आज़ादी का रूप दिखाएंगे, एक म्यूजियम बनाएंगे और उस इलाके में जितने फ्रीडम फाइटर रहे हैं, और रांची जिला की बात करें तो रांची जिला में जितने फ्रीडम फाइटर रहे हैं उनका एक म्यूजियम, उनका फोटोग्राफ्स, उनके चीज़ों को इकट्ठा करके हम संग्रहित कर सकते हैं। तो पता चलेगा कि आने वाली पीढ़ी जो है हमारी ये सोचेगी कि हम कैसे आज़ादी हासिल किए हैं, हमको कैसे इसको अक्षुण्ण रखना है, बरकरार रखना है, भारत की गरिमा को बढ़ाना है और हमको मेरा जो अपना काम करने का तरीका है उसमें किस तरह के बदलाव लाने हैं, तब से लोग समझ पाएंगे। यही वजह है शायद कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई हम पूरे साल इसका जश्न मनाएं। अब सीधे 15 अगस्त 2022 में इसका जश्न न मनिए, पूरे साल मनिए, इसलिए आयोजन हो रहे हैं। अभी जो हासिल है भारत का पिछले 74 सालों में, और अब जब 25 साल के बाद शताब्दी वर्ष हम लोग मनाएंगे, किस तरीके के भारत की रूपरेखा आप देखते हैं? आपको कैसा लगता है कि भारत आने वाले दिनों में कैसा होने वाला है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में जब लाल किला से राष्ट्र को संबोधित किया उन्होंने, तो सारा आप कह सकते हैं कि एक दृष्टिकोण रखा देश के लोगों के समक्ष कि हम 2022 में किस तरह का भारत चाहते हैं। जब हम आज़ादी के उत्सव का 75वां वर्षगांठ मना रहे होंगे तो हमारे देश का कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में ना रहे। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके जब से मोदी सरकार आई है तब से हम इस पर काम कर रहे हैं कि पक्का मकान सबका हो। उसके अलावा शौचालय पर जिस तरह से काम किया गया कि महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान को उचित स्थान देते हुए प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया। अब हर घर नल योजना, स्वच्छ पानी हर व्यक्ति को उपलब्ध हो, इस पर फोकस किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि एक तो जो जयनंद जी बोल रहे थे कि आज़ादी की उन कुर्बानियों को हम भुला न दें, वो आवश्यक है, लेकिन साथ साथ हमारे समक्ष जो चुनौतियाँ हैं और ख़ासकर देश के समक्ष जो युवाओं के एस्पिरेशंस हैं उसको कैसे हम फुलफिल करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने वही चीज़ें देश के समक्ष रखा है कि हम अभी आपने जो बातें की कि 75वें वर्षगांठ में हम आगे किस तरह से देश को ले जाएंगे, तो प्रधानमंत्री जी ने पूरा अपना दृष्टिकोण बताया कि 75वें वर्षगांठ में हम इस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं। और इसमें आपने देखा होगा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, फिर सबका प्रयास, उन्होंने जोड़ा इस शब्द को कि अब हम सबों को एकजुट होकर प्रयास करना है कि जब हम 75वां वर्षगांठ मना रहे हों तो अगले 25 वर्ष की रूपरेखा लेकर हम चलें। जब 100वां वर्षगांठ हम मनाएं तो हमारा देश बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि बुनियादी सुविधाओं के लिए जो आज संघर्षरत है, कहीं ना कहीं कमियां दिखती हैं, एक बढ़ती जनसंख्या हमारे समक्ष चुनौती है। तो इन सारी चीज़ों का समावेश करते हुए हमको एड्रेस करना होगा सोसाइटी को भी कि सोसाइटी के अंदर से आवाज़ आए, जागरूकता आए, और कहीं ना कहीं लोगों की भूमिका जो है इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। सिर्फ सरकार के भरोसे आप योजनाओं को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। सरकार एक दृष्टिकोण देती है, लेकिन जनता का सहयोग भी उतना ही आवश्यक होता है कि जनता किस दृष्टिकोण से उसको लेती है और उसका रिस्पांस कैसा है। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो एक रूपरेखा तैयार की है उस पर देश के लोग भी अमल करना शुरू कर चुके हैं। आपने देखा होगा विगत दिनों जिस तरह से स्वच्छता अभियान को लोगों ने बढ़ चढ़ कर अपनाया, अब तो बच्चों के संस्कार में शामिल हो गया। तो जब हमारी नई पीढ़ी इन चीज़ों को आगे बढ़ाएगी तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि कल का भारत बिल्कुल बदला बदला सा होगा। अब तक की जो उपलब्धियां रही हैं भारत की पुरानी सरकारों की या मौजूदा सरकार की, इसमें कौन कौन सी बातें हैं जिनको आप रेखांकित करना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि 2014 के अगर भाषण को आप याद करें प्रधानमंत्री जी का, तो उन्होंने संसद में अपने पहले ही संबोधन में कहा था कि पूर्ववर्ती जितनी सरकारें आई सबने देश के उन्नति के लिए अपने स्तर से प्रयास किया। हमारा दृष्टिकोण कुछ अलग जरूर हो सकता है, लेकिन हम नकार नहीं रहे हैं किसी के योगदान को, लेकिन हम उससे बेहतर आगे कैसे कर सकें, इस दृष्टिकोण से हम सबों को आगे बढ़ना होगा। अब जहाँ तक यह प्रश्न है कि
जो 75वां वर्ष का जो हम वार्षिकोत्सव मनाएंगे अगले साल, तो देश के युवाओं के हाथ में वो बागडोर हम सौंपना चाहते हैं जो विरासत हमारे पूर्वज छोड़ के गए हैं। अभी बात हो रही थी कि जो लेगासी लोगों ने छोड़ा है पीछे, उसको हमको कैरी फॉरवर्ड करना है, युवाओं के माध्यम से उनको आप जागरूक भी करना चाहते हैं कि युवा जाने कि भाई हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों ने किस तरह की बलिदान किए इस राष्ट्र के लिए। 1857 का जो सिपाही आंदोलन था, सिपाही विद्रोह जिसको जाना जाता है, तो उसके पहले से भी झारखंड में आंदोलन शुरू हो गए थे जी। लेकिन रिकॉग्निशन नहीं मिली उसको देश के स्तर पर। अब प्रयास किए जा रहे हैं इतिहासकारों के द्वारा कि जिन जिन इलाकों में 1857 के सिपाही विद्रोह के पहले भी आंदोलन हुए हों उनको भी सूचीबद्ध किया जाए और पाठ्य पुस्तकों में उनको उचित भागीदारी देकर, मैं समझता हूं कि एक तो उनका भी गौरव बढ़ेगा जिस क्षेत्र से लोग आते हैं, और खासकर झारखंड की जब बात आती है तो मैं समझता हूं कि युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी कि हमारे झारखंड के पूर्वज इतने आपका विजनरी थे कि अंग्रेजों का मुकाबला कैसे करना है, उस अन्याय का, उस अत्याचार का, उस दमन का, शोषण का, तो उनके पास एक संसाधनों की कमी के बावजूद भी एक प्लान था उनके पास। जी, क्योंकि आप हैं हमारे साथ तो ज़रूरी है कि खादी पर बात ज़्यादा की जाए। खादी को लेकर मतलब जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे लोग, तो कई तरह की लड़ाइयाँ लड़ी गई। विदेशी कपड़ों के बहिष्कार की बात हुई, खादी को बढ़ावा देने की बात हुई, गांधी जी खुद ही चरखा चलाते थे। खादी का कितना योगदान रहा है इस आज़ादी की पूरी लड़ाई में, और जो भारत का नवनिर्माण हुआ है पिछले 74 सालों में, जिसमें ग्रामोद्योग को भी बढ़ावा काफ़ी दिया सरकारों ने, खादी का और ग्रामोद्योग का कितना योगदान है भारत के मौजूदा स्वरूप में? देश के आज़ादी में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए तो आने के बाद वो सीधे चंपारण गए और उनके जहन में आया कि हम किसान और को उत्पीड़ित करेंगे, युवाओं को उत्पीड़ित करेंगे, गांव को इकट्ठा करेंगे, गांव के लोगों को सम्मिलित करेंगे, तो उनको एक संगठन चाहिए। तो 1921 में उन्होंने खादी चरखा संघ की स्थापना की, इस उद्देश्य से की कि हमको ये विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार भी करना है और इससे हम देश के नौजवानों को जोड़ें भी इससे। तो उन्होंने चरखा संघ की स्थापना की। कहाँ की? तो बिहार में की, पटना में की। ये कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्ताव हुआ और 1921 से 27 के बीच में गांधी जी को उस जमाने में कई 1 करोड़ कुछ लाख रुपए चंदे मिले। जी। देश में आज जितना मेरा खादी में जितनी संपत्तियां आप देख रहे हैं 20 चौराहे पर, अब भूभाग पर, हर जिलों में, वो गांधी जी को चरखा संघ के नाम से लोगों ने दान में दिया है और लोग इससे जुड़ते रहे। देश में चाहे प्रधानमंत्री बने हों, कोई राष्ट्रपति बना हो, कहीं कोई सीएम बने हों, वो सब वो चरखा संघ के एक सदस्य एजेंट के रूप में काम करते थे। और एक क्रमवार जब चलते रहा, चाहे 1942 में जो क्रांति हुई, ये चरखा मेरा हथियार था। पहले पेटी चरखा आया, फिर लकड़ी का अंबर चरखा आया, फिर लोहे का अंबर चरखा आया, सब गांधी जी के समय आया। फिर लूम चले, ग्रामोद्योग का विकास हुआ, गानियाँ चली, तेल गाने चले, बरेगिरी, लोहारगिरी, बीकीपिंग, मतलब सारे उस जमाने का बात मैं कर रहा हूँ, एक चले और चलते रहे। हर जगह भवन खुले। मैं आप कानपुर की बात करें तो शास्त्री जी भी उस जमाने में थे। कानपुर में स्वराज आश्रम नाम से उन्होंने बड़ी संस्था के वो संरक्षक रहे, उन्होंने निर्माण उसका किया। और मैं बताता हूँ 27 एकड़ में वो कैंपस है, परिसर है। राजेंद्र बाबू का इस इलाके में बहुत योगदान था। दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो वहाँ के फ्रीडम फाइटरों का बहुत योगदान था। सबका नामकरण बाद में अलग अलग हुआ। ये आज़ादी के पहले कहीं गांधी आश्रम बना, कहीं BKGS बना, कहीं सर्वोदय संघ बना, और चरखा संघ गांधी जी के निधन के बाद भी 5 साल तक जीवंत रहा। 56 में ऑल इंडिया बोर्ड बना, 55 में, 56 में भारत सरकार ने एक्ट पास करके KVIC आयोग बनाया और चरखा संघ का उसमें विलय किया। चरखा संघ का विलय बोर्ड में हुआ, बोर्ड के बाद वो हुआ। तो मेरा ये मानना है कि आज़ादी में जो खादी का योगदान है वो 100% है, 100% है। ये मुख्य हथियार था जी। बाकी चीज़ हमारे लोगों का सोचना समझना और लोगों का योगदान, चाहे वो पाकिस्तान का इलाका हो, चाहे बांग्लादेश का इलाका हो, सभी इलाके में हमारे चरखे चले। चाहे खान अब्दुल गफ्फार खां हो, चाहे बंगाल के बिधान चंद्र राय हो। ये आज भी अब जाएंगे तो बांग्लादेश में मसलिन खादी जिसको कहते हैं,
जिसको ढाका का मलमल के नाम से विख्यात है, वो भी हाथ से कटता है। वो गांधी जी के समय शुरू हुआ था और आज भी चल रहा है। और वहाँ की मसलिन 500 काउंट की खादी जो है, आप समझिए कि एक सलाई के बड़े डिब्बे में भी समाहित हो सकता है जी। तो ये कोई ऐसा नहीं कोई आज का जो भारत है इसमें था। जो उस समय का भारत था वो पूरे गांव कस्बों में लोग तिरंगा लेकर के घूम रहे हैं और अपना बिगुल बजा रहे हैं, चरखे बता रहे हैं। हर घर में पेटी चरखा, हर घर में अरबदा चरखा, हर घर में चीज़ें निकलती थी। आप सबको ख्याल होगा कि हमारे घर के बूढ़ी माताएं, दादी सब चरखा चलाती थी। हर आदमी हुनरमंद था, उसको करने की ज़रूरत है। हम आज कल कारखाना बहुत खोले हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबको हम रोजगार नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये जो गांधी जी द्वारा स्थापित खादी और ग्रामोद्योग का कुटीर उद्योग है, इसको छोटे छोटे उद्योग स्थापित करके एक आम नागरिक को हम स्वाभिमान के साथ जीने का अवसर जरूर प्रदान कर सकते हैं। जी, ये जो युवाओं की बात होती है अक्सर, तो एक तरफ तो काफ़ी बड़ी बड़ी उपलब्धियां, युवा कमाल का काम कर रहे हैं और बहुत कम उम्र में काफ़ी कुछ मुकाम हासिल कर रहे हैं। और एक तरफ कुछ युवा वैसे भी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको अपनी विरासत का ज्ञान नहीं है या वो बहुत ज़्यादा सिंसियर नहीं है इसको लेकर कि आने वाला वक्त कैसा हो हमारे देश का। युवाओं को इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे कि जो देश के युवा हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनको कैसी उनकी विरासत का ज्ञान कराया जाए और उनको कैसे सम्मिलित किया जाए उन कार्यक्रमों में जिससे भारत का विकास हो? देखते, एक तो पाठ्यक्रमों में जो उपलब्धियां हैं हमारे वीर सिपाहियों की, सेनानियों की, उसको सम्मिलित करना होगा। और जब हम कंपलसरी एजुकेशन की बात करते हैं तो जब बच्चे स्कूल पहुंचेंगे, ड्रॉप आउट की हम बात नहीं कर रहे हैं जी, जब बच्चे स्कूल जाएंगे, पाठ्यक्रमों में वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, प्रेरणा मिलेगी उनको, तो मैं समझता हूँ कि स्वतः उनका खिंचाव भी होगा और जानने की इच्छा होनी चाहिए। आजकल तो लर्निंग का मेथड भी बदल गया है, सिर्फ पाठ्य पुस्तकों पर आधारित लर्निंग नहीं होती है, काफ़ी कुछ बदल गया है, विजुअल भी होते हैं, ऑडियो भी होते हैं। तो मैं समझता हूँ जब वो सारे प्रसंग चलाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों को यह जानने की भी इच्छा होती है कि हम जो देख रहे हैं उसके पीछे क्या था, पर्दे के पीछे क्या था। तो एक तो अन्वेषी प्रवृत्ति भी जागती है बच्चों की, और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि उस अन्वेषी प्रवृत्ति के कारण आज बच्चे अच्छा कर रहे हैं हर क्षेत्र में। उनमें कुछ एक्सेल करने की आदत है कि हम आगे बढ़कर कुछ अच्छा करें अपने देश के लिए। इसका उदाहरण है कि कई बार ये स्थिति आती है देश के सामने और बहुत बड़ी चुनौती है कि ब्रेन ड्रेन की समस्या पिछले दिनों सुनने में आती थी। ब्रेन ड्रेन, अच्छे जो विद्यार्थी होते हैं, मौके की तलाश अच्छे नहीं मिल पाते हैं यहाँ, तो वो बाहर चले जाते हैं। लेकिन अब देश के अंदर ही इतनी संस्थाएं हैं, इतनी मजबूती से युवाओं को अवसर दे रही हैं कि मैं समझता हूँ कि अब पूरे देश के समक्ष, युवाओं के समक्ष एक मौका है कि हम अपने देश को मजबूती से खड़े करें। और जो 75 वर्ष के अलावे जो नेक्स्ट 25 ईयर्स का टारगेट है हमारा, क्योंकि आज का युवा पीढ़ी जो है, आज जिसने पढ़ाई शुरू की है, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि 25 वर्षों का लक्ष्य कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, समय बीतते देर भी नहीं लगेगी। लेकिन जब एक कंसेप्ट क्लियर होगा बच्चों का कि हमें किस दिशा में जाना है, सरकारें क्या सहयोग कर रही हैं, हमारे बेसिक स्कूल हमको किस तरह से सहयोग कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि दृष्टिकोण भी स्पष्ट होगा बच्चों का। और आप जो अपेक्षा करते हैं, राष्ट्र और समाज जो अपेक्षा करती है बच्चों से, उसमें हम उस दिशा में चलने में सफल होंगे। अच्छा, एक और सवाल आप दोनों ही लोगों से है कि जैसे महिलाओं को की बराबरी को लेके बात पिछले सालों से होती रही है, आज भी होती है। आज़ादी की लड़ाई में भी महिलाओं का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन रहा है। तो आज जब हम कहते हैं कि हम समानता का अधिकार नहीं दे पा रहे हैं उतना, या उस तरीके से महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं खड़ी हैं, और तब के ज़माने में जब पुरुषों के साथ वो लड़ाई लड़ दी, अपनी यहाँ फूलों झानों की कहानी हम सब लोग जानते हैं, तो तब की महिलाएं और अब की जो महिलाएं हैं उनमें क्या फ़र्क है और क्या करना चाहिए जिससे कि महिलाएं सच में संबल हों, पुरुषों के बराबर खड़ी हों? देखिए, महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के रोज़गार में, महिलाओं के समाज में योगदान में और आज़ादी के योगदान में, आज़ादी के योगदान में तो मैं कह सकता हूँ कि पुरुषों से कम नहीं था, क्योंकि अधिक महिलाएं चरखा चलाती थी जी। और हमारे जो उनके जुआ साथी थे, वे लोग सब एक झंडा लेके घूमते थे, यही सूत काटती थी महिलाएं, सूत काट के कपड़ा लोग बनाते थे और उसको पहनते थे, और या खादी के दुकानों में देते थे, फिर वहाँ से कपड़े लाते थे और पूरा परिवार एक बनता था। और आज के दिन में भी
जो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की बात है, भागीदारिता की बात है, वो सुनिश्चित होना चाहिए और उनका योगदान कम नहीं है। और मैं खादी की जहाँ तक बात करूँ, आज भी हमारे यहाँ 80% जो कार्यकर्ता हैं या कामगार हैं उसमें 80% महिलाएं हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोग उसको आज भी लेके चल रहे हैं। अगर हमारे पास 100 महिलाएं चरखा चला रही हैं तो 100 का 100 महिलाएं हैं। लूम अगर 10 आदमी चला रहा है तो उसमें कम से कम 5 जरूर महिलाएं हैं। या नहीं कोई लूम चला रहा है तो उसकी पत्नी नरी भरती है, अड़ी भरती है। तो ये आप सब कोई पढ़ लिख करके IAS IPS नहीं बन सकता है, लेकिन जो हमारी कारीगरी है, जो हमारी हुनरबंदी है, आप देखेंगे कि कलाकार और कारीगर, आप इसकी संख्या देश में अगर गिनती करें तो आप समझिए कि पूरा पॉपुलेशन का आधा है। कारीगर हम उसको कहते हैं कि जो दाढ़ी बनाता है, जो जूता पॉलिश करता है, जो पंचर बनाता है, जो फोटोग्राफी करता है, जिसके हाथ को कला है और जिसको गला है जी। जो गीत गाता है, सब कलाकार है। ढोलक बजाने वाला नहीं रहेगा तो बजाने वाला क्या करेगा? अब बजाने वाला नहीं करता तो बनाने वाला क्या करेगा? इसका एक जो उदाहरण है, और ये बहुत बड़ी बात है कि आज भी जो हमारे गांव के गरीब हैं, कारीगर हैं, कलाकार हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, जाति बंधन भी नहीं है। दुबे जी हैं, सिंह जी हैं, राम जी हैं, पासवान जी हैं, एक मंच पर कार्यक्रम करते हैं, एक जगह चरखा चलाते हैं, एक जगह ग्राम उद्योग रोजगार का काम करते हैं। उनके सामने कोई जाति बंधन नहीं है। एक मेस है जहाँ मंत्र पढ़ के लोग खाना खाते हैं, जो भोजन मंत्र है। और इस तरीके से, लेकिन और बाकी जगहों पर भी आज खैर महिलाओं की बहुत भागीदारी हो गई है। महिलाएं अब सेना में हैं, पुलिस में हैं, फोर्स में हैं, IAS हैं, IPS हैं, ब्लॉक में हैं, कर्मचारी हैं, और बहुत सारे क्षेत्रों में तो महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण है। तो ये होना चाहिए और विकास उनका करना चाहिए, चूँकि उनका समाज में घर चलाने में, बच्चों को समझिए कि बच्चों के मानसिक तौर पर विकसित करने में ये पुरुषों से कहीं अधिक महिलाओं का योगदान है। अगर उनको आप ठीक नहीं रखेंगे, उनको आप प्रोत्साहित नहीं करेंगे, उनको प्रेरित इसमें नहीं करेंगे, उनका हौसला अफजाई नहीं करेंगे, तो मेरा समाज नहीं बन सकता है। इसी विषय पर हम आपकी राय भी जानते हैं। देखिए, जहाँ तक महिला सशक्तिकरण की बात आपने कही, तो नज़रिया बदल रहा है। पहले परिवारों में भी बेटा बेटी में फ़र्क किया जाता था, लेकिन अब वो नज़रिया बदला है। अब तो बेटा बेटी एक समान। शिक्षा भी जहाँ तक है, तो अगर शिक्षा का स्तर क्या हो तो दोनों के लिए एक जैसा होता है, कोई अंतर नहीं किया जा सकता। लेकिन नज़रिया बदलने के साथ साथ अपनी जवाबदेही बनती है कि हम उनको अवसर भी दें। और पंचायतों में जो आरक्षण की बात कही गई, चुनाव में जनप्रतिनिधित्व के माध्यम से उनको सामने लाना, उनके नेतृत्व के क्षमता को निखारना, ये काम भी साथ साथ चल रहा है। लेकिन पढ़ाई एक सशक्त माध्यम है। जब एक बच्ची पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। तो जब बच्चियों को हम पढ़ाने पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से परिवार भी संस्कारित होगा, समाज का निर्माण होगा। और उनको जब अवसर मिलेगा, आज जैसे कि सभी महत्वपूर्ण जगहों पर आप महिलाओं की नियुक्ति देख सकते हैं, उनकी भागीदारी देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एक पिछले दिनों एक संदेश देने की भी कोशिश हुई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्योंकि हमारे देश के कुछ क्षेत्रों में भ्रूण हत्या एक बड़ी समस्या थी, लेकिन आज उसका प्रभाव पड़ा है कि हरियाणा जैसे क्षेत्रों में जहां भ्रूण हत्या एक बड़ी समस्या थी, वहां भी रेट जो है काफ़ी सुधार हो रहा है अब। तो हम पॉजिटिव हैं इस सोच को लेकर के आने वाले दिनों में सारे बातों का सकारात्मक असर भी होगा। और महिलाओं को नेतृत्व देने के साथ साथ उनको जो अवसर देना है, उसमें कहीं भी परिवार के स्तर से कोताही नहीं की जाएगी। जी, एक था कि जब भारत को आज़ादी मिली तो भूख की बड़ी समस्या थी कि सबको खाने का अन्न नहीं मिल पा रहा है, अकाल पड़ता था। हम लोग बंगाल के अकाल के बारे में सब कोई वाकिफ़ हैं इससे। आज जो देश की हालत है, इसको आप कैसा मानते हैं? देखिए, अब हम लोगों ने 67 का अकाल तो देखा ही है, 47 का अकाल नहीं देखा है इसलिए कि उस समय जन्म ही नहीं था। लेकिन 67 का अकाल हम लोगों ने देखा है। मैंने देखा है कि मवेशी को खाने के लिए तो पीपल के पत्ते और बरगद के पत्ते भी नहीं मिलते थे, और जो अमेरिका से गेहूं आता था वो कोटा के रूप में बचता था, लोग करते थे। आज अन्न के मामले में तो कम से कम हम बहुत आत्मनिर्भर भी हो चुके हैं। अन्न में कोई कठिनाई नहीं है, फल सब्जी में कोई कठिनाई नहीं है, और जहाँ सब्जी का उत्पादन नहीं होता था अब वहाँ भी होने लगा है, और हर तरह के अन्न के उत्पादन हो रहे हैं। उसमें हम आत्मनिर्भर कह सकते हैं कि हम हैं।
ये जो विज्ञान तकनीक को लेके, क्योंकि प्रधानमंत्री का काफ़ी फोकस रहा, हर बार वो कहते थे जय जवान जय किसान में जय विज्ञान को भी उन्होंने जोड़ा। विज्ञान और तकनीक के मामले में जब कोरोना में हम लोग ने टीका बनाया, सभी चुनौतियों का सामना करते हुए सबसे पहले, तो यहाँ पर इस मामले में कहाँ पर है भारत? देखिए, तकनीक के माध्यम में आज आप देखें, अगर रक्षा अनुसंधान का क्षेत्र देखें, उसके अलावे जो हमारे DRDO हैं, डिफेंस के जो उपकरण जहां बनाए जाते हैं, तो उच्च तकनीक का इस्तेमाल करके अच्छी क्वालिटी के हथियार और जलपोत वगैरह के माध्यम से हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने संदेश भी दिया था कि वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत, तो लोगों ने इसको बहुत सकारात्मक रूप से लिया कि हमारे अंदर ये क्षमता है, अवसर भी मिले, सरकारें अवसर दें या फिर राज्य अवसर दे, तो हमारी जो क्षमता उसका बेहतर इस्तेमाल करके मैन पावर के साथ साथ हमारा जो स्किल है, स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर है काफ़ी सरकार का। तो ये सारी चीज़ें जब समाहित होंगी तो मैं समझता हूँ रिजल्ट भी अच्छा आएगा और आने वाले दिन उत्साहवर्धक हैं। अभी हम जिस तरह से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि अगर माइक्रोसॉफ्ट हो या फिर उसके जो CEO हैं भारतीय मूल के हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि अपने लोग, अपने बीच के लोग ऊंचे मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो हमारे अंदर भी वो क्षमता है कि हम भी वो अवसर मिले और अपने अंदर की जो शक्ति है उसका हम सही चैनल्स पे उपयोग कर सकें, तो निश्चित रूप से देश को भी गौरवान्वित करेंगे, परिवार भी गौरवान्वित होगा, समाज भी हर्षित होगा। चलिए, अब हम कुछ सवाल आपसे नहीं पूछेंगे क्योंकि हमारे पास वक्त काफ़ी कम है। इस मौके पर जब हम सब लोग आज़ादी का उत्सव मना रहे हैं, 75 साल होने वाले हैं, आप अगर कुछ कहना चाहते हो हमारे दर्शकों को तो कह सकते हैं। मैं तो यही अपने एक आग्रह करना चाहूँगा आम जनता से, सभी नागरिक से, कि जो हमारी 75वीं वर्षगांठ है, इस वर्षगांठ को यादगार रूप मनाएं कि आने वाली जो पीढ़ी है इसका अनुसरण करे कि आज़ादी कैसे मिली, आज़ादी कैसी मिली और आने वाला जो समय है हमको कैसे बिताना है, रोज़गार, स्वावलंबन, आत्मनिर्भर की ओर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, स्वदेशी की भावना भी कैसे उत्प्रोत कर सकते हैं आम नागरिक में, यही मेरी शुभकामना है। चलिए, आप दोनों लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वक्त हमारे पास होता तो हम इस बातचीत को आगे बढ़ाते। जी चलिए, मुझे इस कार्यक्रम को रोकना होगा, मुझे इसको रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले